हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। बच्चों आज हम मनी एंड बैंकिंग वाले यूनिट में से, बच्चों इस यूनिट के अंदर दो चैप्टर हैं, फर्स्ट मनी एंड सेकंड बैंकिंग। इसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बच्चों जो ये यूनिट है वो बहुत छोटी यूनिट है, इसलिए हम 10 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बच्चों मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि जो ये 10 एमसीक्यू हैं यही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में उठ के आ जाएंगे, लेकिन हम इन एमसीक्यू सीरीज से, इन एमसीक्यू प्रैक्टिस से हम एक बेस बना रहे हैं जिससे हमको पता चल जाए कि एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे किया जाता है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। एंड बच्चों साथ ही साथ एमसीक्यूज को करते करते हम रिवीजन भी करना चाहते हैं एंड रिवीजन भी कर रहे हैं, तो इससे आपको डबल फायदा है। आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करना भी आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि ऐसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, एंड साथ ही साथ आपके फुल चैप्टर का रिवीजन भी यहाँ पे हो रहा है। तो बच्चों हम जल्दी से एमसीक्यू प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। हम वाइट बोर्ड पे नहीं करेंगे, लेकिन स्क्रीन पर हम एमसीक्यूज को करेंगे। बच्चों अभी हमारे पास वाइट बोर्ड है। बच्चों जिस दिन हम डिजिटल बोर्ड लेंगे, हम ऑन स्क्रीन लाइव आमने सामने बैठकर सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। बच्चों आपके सपोर्ट से, आपके लाइक से, कमेंट शेयर से, आपके सपोर्ट से जल्दी ही हम डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं। तो बच्चों जल्दी से हम स्क्रीन पर चलते हैं एंड एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से हम मनी एंड बैंकिंग के एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से हम पढ़ते हैं। मनी इज नॉन पेरिशेबल एंड इज एक्सेप्टेबल टू एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि मनी नॉन पेरिशेबल है ना, क्योंकि हम स्टोर ऑफ वैल्यू इसमें रखते हैं। एंड इज एक्सेप्टेबल टू एनीवन। ठीक है बच्चों। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मनी। बच्चों हमने जो फंक्शन ऑफ मनी पढ़ा था वो हमको आइडेंटिफाई करना है। देखो इससे पता चलता है कि मनी इज़ नॉन पेरिशेबल, यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो स्टोर करी जा सकती है। ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं, ये भी मनी का एक फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्कस नहीं करा गया है। यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट नहीं, फ्यूचर पेमेंट की यहाँ पे बात ही नहीं करी गई। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू। जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जंप करते हैं। द सिस्टम वेयर इन ट्रेड इज कैरिड आउट थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफन फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यहाँ ये कहाँ पे आता है? बार्टर सिस्टम में आता है। ठीक है। तो इज नोन एज, यानी कि जो बार्टर सिस्टम का जो ये टर्म है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि जो मैं बेचना चाहता हूँ वही कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को खरीदना नहीं चाहता। ठीक है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स आ जाती है। तो ये कहाँ पे होता है? बार्टर सिस्टम में होता है। मॉनेटरी सिस्टम नहीं, बार्टर सिस्टम यस, डिजिटल एक्सचेंज सिस्टम नहीं, फिस्कल सिस्टम नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, बार्टर सिस्टम। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पे हम देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। हमने M1 मेजर में देखा था कि करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI। ठीक है, अदर डिपॉजिट्स। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होता है। करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, ये इंक्लूडेड होता है। नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, ये डिपॉजिट होता है, ये इंक्लूड होता है। इंटर बैंक डिपॉजिट्स नहीं। अदर डिपॉजिट विद RBI, ये भी इंक्लूड होता है। यानी कि इंक्लूड नहीं कौन होता है? सी इंक्लूड नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। जल्दी से हम 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के कंपोनेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? जल्दी से हम उसको देख लेते हैं। ऑप्शन है इट इंक्लूड्स द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, मनी सप्लाई में। ठीक है। इट इंक्लूड्स द कैश रिजर्व हेल्ड बाय द बैंकिंग सेक्टर। ओके। रिफर्स ओनली टू द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स। हाँ बच्चों ये जो ऑप्शन है वो सही लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि मनी सप्लाई की बात हो रही है एंड मोस्ट है ना, प्रोबेबली यहाँ पे मनी सप्लाई यानी कि M1 कंपोनेंट की ही बात हो रही है। इट इज़ द फ्लो कॉन्सेप्ट मेजर टू ओवर फिस्कल ईयर। नहीं बच्चों, ये तो बिल्कुल गलत है। तो आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो सी हो जाता है। ठीक है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। इफ द लीगल रिजर्व रेशियो इज 20%, लीगल रिजर्व रेशियो यानी कि हमने जो मल्टीप्लायर का देखा था वो देखा था 1/LRR, ठीक है। डिपॉजिट मल्टीप्लायर का हमने देखा था 1/LRR, है ना। जल्दी से देख लेते हैं। इफ द इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट्स आर 1000 करोड़, ठीक है, टोटल क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स विल बी, बच्चों ये थोड़ा न्यूमेरिकल है, देखो 1/20 यहाँ पे आ जाता है, तो इसको हम बोल सकते हैं 5, ठीक है। यानी कि जो मनी मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अगर उसकी वैल्यू को हम इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5000 करोड़, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। इससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, टोटल क्रेडिट हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमको वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जल्दी से इसको पढ़ना। ड्यूरिंग बच्चों अगर आपको इन एमसीक्यूज करते करते मज़ा आ रहा है एंड आप सीख रहे हो, आपका रिवाइज हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड अगर बच्चों आप मुझसे डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनलाइज्ड मटेरियल, नोट्स एंड इस पूरे एमसीक्यू शीट का आप पीडीएफ चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यूज में। सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस, अ लेंडिंग कमर्शियल बैंक फेसेस अ सडन वेव ऑफ मैसिव विड्रॉल्स एग्जॉस्टिंग इट्स कैश रिजर्व, यानी कि यहाँ पे सडन कुछ दिक्कत आ गई है ना, कुछ प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे। आफ्टर बीइंग टर्न्ड अवे बाय अदर प्राइवेट बैंक्स द इंस्टीट्यूशन अप्रोचेस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि अब वो दिक्कत आने के बाद जो प्राइवेट बैंक है वो किसी और के पास नहीं जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा फॉर एन इमरजेंसी लोन टू प्रिवेंट बैंक्रप्सी। विच स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज बीन इलुस्ट्रेटेड हियर, यानी कि यहाँ पे कौन सा सेंट्रल बैंक का फंक्शन परफॉर्म किया गया है। देखो बच्चों, सडन दिक्कत में जब बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या है, वो लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या बैंकर का काम कर रहा है क्या, नहीं, बैंकर का काम नहीं कर रहा है। क्या कोई फॉरेन एक्सचेंज को कस्टोडियन का काम कर रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है, नहीं, उसको भी रेगुलेट नहीं कर रहा है। तो क्या काम कर रहा है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, नहीं। इस क्वेश्चन में जो बताया गया है वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है बच्चों, इसका आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। व्हेन द सेंट्रल बैंक बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक इज लाइकली टू, बच्चों जब सेंट्रल बैंक बाय करता है यानी कि मनी सप्लाई को क्या कर रहा है, मनी सप्लाई को रिलीज कर रहा है, क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। लोगों के पास ज़्यादा पैसा अब होने लगा है, ठीक है। अब जब जैसे ही लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है, वो बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज डिमांड करेगी लोन्स को, इसलिए जो कमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूँ कि आपका साथ में साथ रिविजन भी बहुत अच्छा हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। अब बच्चों पूछा है कि कौन सा फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक है जिसका जो मेन काम है वो ये है स्टेबिलिटी रखना एक्सचेंज रेट्स में, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए तो हमको क्वेश्चन अब आगे पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है। एक्सचेंज रेट की बात हो गई तो यहाँ पे कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ जाता है, ठीक है। बैंकर नहीं, कोई गवर्नमेंट का कोई ना सेल परचेज थोड़ी ना कर रहा है, ठीक है। बैंक ऑफ इशू, कोई करेंसी इशू नहीं हो रहा है। लैंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट, इसको हमने देख लिया है, ये भी इसमें नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है 8, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपको एमसीक्यूज करते जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा देता है तो वो जो रेट है उसको क्या बोलते हैं, हमको पता है, वो या तो रेपो रेट होगी या तो बैंक रेट होगी, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए है, अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए है तो बच्चों उस रेट को हम क्या बोलते हैं, उस रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं। अगर लॉन्ग टर्म है तो उसको बैंकिंग रेट बोलते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म है, अगर शॉर्ट टर्म है तो वो कौन से रेट है,
शॉर्ट टर्म है तो वो कौन सी रेट है, वो है रेपो रेट। बच्चों यहाँ पे गिवन होगा रेपो रेट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के टाइम पे सेंट्रल बैंक क्या काम करेगा? आपको इनमें से चूज करना है और आंसर बताना है। सबसे पहले ए, डिक्रीज इन द कैश रिजर्व। नहीं बच्चों, कैश रिजर्व्स को वो डिक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि कैश रिजर्व को डिक्रीज करने से क्या होगा, ठीक है, कैश रिजर्व को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, बैंक के पास अब ज़्यादा पैसा रहेगा, बैंक लोगों को ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगा, लोन ज़्यादा होगा तो पैसा ज़्यादा लोगों के पास रहेगा, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हमको मनी को रिस्ट्रिक्ट करना होता है। ठीक है बच्चों, अब भी देखते हैं, इंक्रीज द बैंक रेट। अगर बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगी तो बैंक्स जो है वो कम लोन देंगे तो पैसा लोगों के पास कम रहेगा, जिससे इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, बी ऑप्शन लग रहा है सही, और ऑप्शन देख लेते हैं। सी, बाय गवर्नमेंट बॉन्ड। नहीं, बाय नहीं करते हैं, क्योंकि बाय करने से तो रिलीज हो जाता है ना, बाय करने से तो रिलीज हो जाता है पैसा। ठीक है, रिड्यूस द मार्जिन रिक्वायरमेंट। नहीं, रिड्यूस नहीं करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट को। तो बी बच्चों यहाँ पे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है एंड बहुत अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वालिटेटिव, हमने जब क्रेडिट कंट्रोल में देख रहे थे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव हमने देखा था। क्वांटिटेटिव में देखा था कि हमारा CRR, हमारा जो क्रेडिट CRR SLR है, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, और भी तीन चार चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिर्फ मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको पढ़ना है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट पे टिक करो और आगे चलो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 आपका आंसर हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, असर्शन रीजन है। ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। नहीं बच्चों, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं। ठीक है ना, कुछ अलग इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो लेंडिंग पर्पसेस से होते हैं, जैसे कि नाबार्ड ना, नाबार्ड वो क्या है, वो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, वो किसी भी प्रकार का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। बच्चों, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हमेशा डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस मस्ट बोथ एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स एंड एडवांस लोन्स। बिल्कुल करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, असर्शन रॉन्ग है। तो हम देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाता है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, डी इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन बच्चों होने वाले हैं। बच्चों, जो ये क्वेश्चन में डिज़ाइन करा हूँ, ये एक बेसिक इसका पर्पस है कि आपका फुल चैप्टर का रिवीजन हो। मैं बच्चों आपको गारंटी नहीं देता कि आपको यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे, लेकिन अगर आपने इतना कर लिया तो अगर इसके बाहर भी कुछ आएगा ना, तो आपका बेस क्लियर है, तो आप अपनी विजडम से, आप अपनी नॉलेज से और इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग से बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डैश रिलेटेड टू लीगल रिजर्व रेशो। बच्चों, मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो 1/LRR है। कभी भी यहाँ पे तो देखो न्यूमरेटर में है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, यानी कि अगर m बढ़ेगा तो LRR कम होगा, LRR बढ़ेगा तो m कम हो जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि ये 1/, में है। कोई सा भी एग्जांपल लेकर देख लो, अगर मैं बोलूँ 1/20 तो हो जाता है 5, अगर मैं बोलूँ 1/25 तो हो जाता है 4। देखो, जैसे ही डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है, तो वो कौन सा रिलेशन है? वो इन्वर्स रिलेशन है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है बच्चों। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो। इसमें लिख रखा है हाई पावर्ड मनी प्रोड्यूस्ड बाय RBI एंड गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ। बच्चों, सबसे पहले हाई पावर्ड मनी क्या होता है? हाई पावर्ड मनी आप बोल सकते हो ये बेस मनी है ना, बेस मनी है, यानी कि वो मनी जो फुल इकोनॉमी में सप्लाई हो रही है या फिर अभी इस समय लोगों के पास है। सबसे पहले जो करेंसी हमारे पास है और प्लस जो रिजर्व्स हमारे बैंक्स के पास हैं। अब कौन से रिजर्व्स? या तो CRR होगा, है ना, या तो SLR होगा। जब हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो वो कौन सा जाता है? हाई पावर्ड मनी। आप बोल सकते हो कि एक बिल्डिंग की फाउंडेशन है, ये उसके ऊपर बिल्डिंग बन रही है, तो अगर फाउंडेशन को ही मैं कम कर दूंगा, फाउंडेशन को ही मैं हटा दूंगा, तो वो जो बिल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो ये बेस मनी है, एक्ट एज अ फाउंडेशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या जाता है? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स नहीं, करेंसी विद पब्लिक, कैश रिजर्व्स विद बैंक, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स नहीं, M1 प्लस M3 आपका सिलेबस में नहीं है,
लेकिन ये ऑप्शन भी बच्चों गलत है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ देख लेते हैं बच्चों, जो ये क्वेश्चंस हैं जो नीचे दे रखे हैं, है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके कुछ ऐसे होने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे बच्चों, ठीक है। अंडर द बार्टर सिस्टम इट वॉज डिफिकल्ट टू पे बैक अ लोन इन टर्म्स ऑफ गुड्स ऑफ द सेम क्वालिटी इन द फ्यूचर, ठीक है। दिस हाईलाइट्स द लिमिटेशन रिगार्डिंग, बच्चों हम जो पेमेंट है वो फ्यूचर में नहीं कर सकते हैं। वैसे बोला है कि हम जो हमारा लोन है वो फ्यूचर में पे नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर में पे नहीं कर सकते। इट वॉज डिफिकल्ट टू पे बैक अ लोन इन टर्म्स ऑफ गुड्स ऑफ द सेम क्वालिटी इन द फ्यूचर। अगर बच्चों फ्यूचर वर्ड नहीं होता तो बी ऑप्शन करेक्ट होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर वर्ड गिवन है, इसलिए जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। यहाँ पे है सी, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। क्यों बच्चों, क्यों ये सही है? क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर लिख रखा है और डिफर्ड पेमेंट्स यानी कि फ्यूचर पेमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब सेम क्वालिटी का यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है, फ्यूचर पेमेंट का यहाँ पे रिलेशन है। तो बच्चों मैं होप करता हूँ कि आपको ये पूरा MCQs समझ में आ गया होगा एंड आपके मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का फुल रिवीजन इस वीडियो में हो गया होगा। तो बच्चों मैं होप करता हूं कि ये 10 MCQs आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे एंड आपकी रिवीजन के लिए एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग को 100% ये बिल्ड करे होंगे। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नए क्वेश्चंस के साथ और नए चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।